शुरू कीजिए। महोदया, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्लीज धन्यवाद अरविंद जी बिठाइए, आप भी बैठिए, इनको भी बिठाइए। 2 मिनट पहले एक्स्ट्रा दिया, 2 मिनट और हो गया। बहस का टाइम नहीं है, राजीव जी का टाइम मत खराब करें। राजीव जी आप शुरू करें। महोदया, नो आई हैव ऑलरेडी गिवन। मैं राजीव जी शुरू कीजिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदया, 29 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति ने केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। राष्ट्रपति एक संवैधानिक संस्था है और राष्ट्रपति को न पक्ष से लेना है न विपक्ष से लेना है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जो विपक्ष का रवैया रहा वह लोकतंत्र के लिए कदापि स्वस्थ परंपरा नहीं। आप सहमत हो सकते हैं, आप असहमत हो सकते हैं, आप सरकार की नीतियों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, उसके लिए सदन है। सदन में आप चर्चा कीजिए, सहमति असहमति व्यक्त करिए, लेकिन किसी संवैधानिक संस्था को अपमानित करने का काम यह लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। महोदया, पिछले 1 वर्षों से हम लोग एक वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं और यही बजट सत्र चल रहा था पिछले वर्ष जब वैश्विक महामारी का दौर शुरू हुआ था और सदन की कार्रवाई समाप्त करके और तत्काल लॉकडाउन लागू किया गया। 23 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया। इस देश के प्रधानमंत्री ने जब इस देश में फैल रहा था कोरोना, कोविड-19 का प्रवेश कर रहा था, उस समय ने प्रधानमंत्री ने सही निर्णय लिया और देश की अर्थव्यवस्था और किसी चीज की परवाह नहीं करते हुए लॉकडाउन को उन्होंने लागू किया। उसका परिणाम है कि आज हमारे देश में कोरोना वायरस और कोविड-19 नियंत्रण में है और पूरे तौर पर नियंत्रण में। हमारा अरे बैठ जाओ ना यार, अरे बैठ जाओ। उसको जवाब मत देना। सिट डाउन। भाषण दे समूचा दिल्ली को चौपट करके रखे, ये मालूम है। पूरे दिल्ली में अव्यवस्था फैला के रखे थे, भाषण दे रहे हैं। भगवान मान जी की बात रिकॉर्ड में नहीं आएगी। राजीव जी आप बात कीजिए। बैठ जाओ। पूरे दिल्ली का चौपट कर दिए। और महोदया मैं एक बात बताऊं कि जो कारनामा अभी हो रहा है, यही कारनामा पूरे 1 साल के दौरान जब प्रधानमंत्री कोरोना से जूझ रहे थे, पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री की आलोचना में लगा था। वैश्विक महामारी के समय देश को एकजुट होना चाहिए। देश के हर नागरिक को सरकार के काम में और सही काम में समर्थन में खड़ा होना चाहिए, लेकिन जो काम आज ये कर रहे हैं वही काम 1 साल तक ये करते रहे। प्रधानमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद का पात्र मानता हूं कि किसी तरफ उन्होंने नहीं देखा, न बाएं देखा न दाएं देखा, लक्ष्य रखा कि हमारे देश में कोरोना वायरस को नियंत्रण में रखना है और उसको उन्होंने नियंत्रित करने का काम किया। हर समय उनमें कोई भी छूट देने की बात हुई, प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के साथ फेडरल स्ट्रक्चर को, देश की फेडरल स्ट्रक्चर का पालन करते हुए सभी राज्यों के सरकारों के साथ मशवरा किया और मशवरा करने के बाद आगे का उन्होंने निर्णय लिया। यह है लोकतंत्र। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हुआ और आज खुशी है, पूरे देश को खुशी है इस बात के लिए कि वैक्सीन इस देश में उपलब्ध है और इस देश में देश का बना हुआ वैक्सीन उपलब्ध है। हम कहीं बाहर से नहीं, हम कोरोना के उस वैश्विक दौर में भी हम दूसरे देशों को भी कोरोना की दवाई आपूर्ति करते रहे और आज भी हम वैक्सीन दूसरे देशों को आपूर्ति कर रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य है।
तो कोरोना के दौर में जो उन्होंने किया, लेकिन विपक्ष का सहयोग नहीं मिला। हमने देखा है कई विपक्षी नेताओं का, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, चाहे मजदूरों से एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने की बात हो, प्रधानमंत्री ने हजारों लाखों की संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाकर लोगों को पहुंचाने का काम किया। और लोग प्लीज बी सीटेड। और लोग ड्रामा करते रहे, और कुछ रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा इनका बोला हुआ। यूपी के बॉर्डर पर बस और टेम्पू ऑटो लगा के उसका नंबर जारी कर रहे थे। वाह रे वाह भाई वाह, क्या देश को चलाना चाहते हैं, क्या जिम्मेवारी के साथ देश में वैश्विक महामारी से लड़ना चाहते थे। तो इसलिए महोदया, मैं आपको आपके माध्यम से पूरे वैश्विक महामारी के दौरान जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया, आज उसका परिणाम है कि हमारे देश में कोरोना नियंत्रण में बहुत से विकसित देश है, जापान है, अमेरिका है, इटली है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, कई विकसित देश हैं। उन देशों में नियंत्रण में नहीं रहा, लेकिन हमारे देश में कोरोना नियंत्रण में रहा, और ये प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि है। तो इसलिए महोदया, मैं आज आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। अब कांग्रेस पार्टी के नेता का भाषण जब शुरू हुआ तो हम 15 मिनट तक उनका भाषण सुन रहे थे। समझ में नहीं आ रहा। अब हमको बोलने दीजिएगा कि आप ही बोलिएगा? इनको कुर्सी पर बैठा दीजिए वहां, यहां से बोलने के बजाय। तो हम जब कांग्रेस पार्टी के नेता का भाषण सुन रहे थे तो 15 मिनट तक हमको ये नहीं समझ में आया कि क्या बोलना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हैं। हमने पूछा, बगल में सुदीप दा से भी हमने सुदीप दा से पूछा, इनसे भी पूछा, अरविंद जी से भी हमने पूछा, बगल में बैठे मुस्कुरा रहे हैं, हमने इनसे भी पूछा, सुदीप दा से भी पूछा कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? ये बोले कि हमारे भी समझ में नहीं आ रहा। क्या बोलना चाह रहे थे वो उनको कुछ भी पता नहीं था। भगवान जी, वो कभी रविंद्रनाथ टैगोर, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कहां से कहां वो उछल कूद कर रहे थे। और अंत में वो आए किसानों की समस्या। भाई, किसानों की समस्या के बारे में क्या जानते हैं? किसानों के आपकी पार्टी के बारे में इस देश के किसान सबसे बड़े नेता थे चौधरी चरण सिंह। आपकी पार्टी में भी थे, कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय तक था, उन्होंने बिताया। उन्होंने हुबली में जो भाषण दिया है किसानों के सम्मेलन में, उसके कुछ अंश हम आपके माध्यम से सभापति महोदय पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने लिखा, सारी उम्र मैंने भी कांग्रेस में बिताई है, लेकिन कांग्रेस के लीडरान इलेक्शन के वक्त किसान को याद करते हैं, गांव में जाते हैं, किसान और मजदूर की बात करते थे, लेकिन दिल्ली और बंगलोर में जाकर उसी किसान को भूल जाते थे। यह कहा चौधरी चरण सिंह जी ने हुबली में 4 नवंबर 1979 को, जिसके बल पर वो चुनाव जीत के आते थे। अन्न के पैदावार की कीमत मुकर्रर की जाए तो आपके भेजे हुए ये प्रतिनिधि आम तौर पर किसान के खिलाफ राय देते थे। कांग्रेस पार्टी, उन्होंने शुरू में कहा है कांग्रेस पार्टी, असली भारत गांव में रहता है, तो शहर में पैदा हुए जो लीडरान हैं, जो नेता हैं, मैं फिर दोहराता हूं
कितने ही सीनियर हो, कितने ही नेक नियत हो, कितने ही ईमानदार हो, उनको आपकी तकलीफों का पता नहीं है। ये कहा है चौधरी चरण सिंह जी ने, ये कहा है। भगवंत मान जी आप बैठिए। बैठो ना यार, थोड़ा क्या पता है? भगवंत मान जी आप बैठिए, प्लीज बैठिए, बैठिए। और सुनिए, अभी बताएंगे आपको। एक मिनट राजीव जी। भगवंत मान जी, इस सीट से ये आपको व्यवस्था दी जा रही है कि आप अपनी सीट पे जाइए, आप अपनी सीट पे जाइए, आप बैठिए, आप जाइए अपनी सीट पे पहले, और जब आपकी टर्न आएगी तब बोलिए। आप अपनी सीट पे जाइए और जब आपकी टर्न हो तब बोलिए। और अंत में मैं एक शब्द और कहना चाहता हूं। चौधरी चरण सिंह जी ने जो कहा, किसानों तुम हड़ताल नहीं कर सकते, और न मैं चाहता हूं कि तुम हड़ताल करो। ये कहा है चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता। क्या है किसानों की समस्या? गलत है ये? बार बार एक बात बोलो तो वो समझ सकते हैं, बार बार बीच में है किसानों की समस्या। एक मेंबर का पार्टी है। कई नेताओं ने चर्चा की, आप दूसरे के बोलने के समय को खराब नहीं कर सकते। आप बैठिए, नहीं तो मेरे को दूसरी व्यवस्था देनी पड़ेगी। आप यहाँ पर बैठिए शांति से और सुनिए। मैडम हम महोदय ये जानना चाहते हैं कि क्या है किसानों की समस्या। क्योंकि जितने नेताओं ने किसानों की बात की, किसी ने नहीं कहा कि 3 बिल में कौन सा प्रावधान है जो किसानों के हित में नहीं है। एक भी कोट नहीं किया इन्हें। हमने भी देखा है, मेरे पास प्रोसीडिंग है पूरे डिबेट का, जब ये तीनों बिल पास हो रहे थे सदन में, एक एक शंकाओं का समाधान कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र तोमर जी ने किया है। उस समय क्या है किसानों को क्या चाहिए? किसानों को चाहिए अधिक उत्पादन, किसानों को चाहिए अधिक मूल्य, और दोनों प्रावधान किया गया। उत्पादन बाजार, वही उत्पादन, मूल्य का मतलब क्या होता है आपको समझ में आया? मूल्य का मतलब वही होता है। तो उनका जो उत्पादन मूल्य है वो सबसे ज्यादा उनको मिलना चाहिए। और इसके अलावा किसानों को क्या चाहिए? किसानों को सिर्फ ये 2 चीज चाहिए। और क्या है? आज विरोध का कारण हमारे समझ से बाहर है। चूंकि बिहार देश में महोदय 6,64,000 गांव हैं, 6,64,300 कुछ गांव हैं, लगभग 6,65,000 गांव हैं। कहां हो रहा है आंदोलन? ये दिल्ली के बॉर्डर पर। ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये आंदोलन मंडी वालों का है, और इस दुकान ये आंदोलन बिचौलियों का है। किस बात के लिए भाई? किस बात के लिए? महोदया मैं आपको बताना चाहता हूं, आज क्या है इस कानून में? किसान अपना उपज कहीं भी बेच सकता है, जहां उसको मन करे वहां बेचे, फ्री है। जहां उसको ज्यादा दाम मिलेगा बिकेगा। क्या आपत्ति है भाई आपको? आप चाहते हैं कि किसान मंडी में ही धान बेचे? आप किसान अड़हतिया के यहां ही धान बेचे, यही चाहते हैं आप? ये कौन सा किसान के हित की बात कर रहे हैं? कहां किसान के हित की बात है? आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, अगर किसान चाहेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर सरकार को धान देंगे। खुले बाजार में उनको दिल्ली में बेचना होगा, दिल्ली में बेचेंगे, पटना ले जाके बेचना होगा, पटना में बेचेंगे, लखनऊ में ज्यादा कीमत मिलेगा, लखनऊ में जाके बेचेंगे। क्या समस्या है आपको? किसान को अधिक मूल्य चाहिए और किसान का उत्पादन होना चाहिए अधिक। आप कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज नहीं है क्या? एक बटाईदार 10 लोगों का खेत लेता है और 10 लोगों का खेत लेके एक साथ वो खेती करता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कोऑपरेटिव फार्मिंग का आप विरोध कर रहे हैं। कहां लिखा हुआ उस कानून में?
कि किसान को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग कराना होगा। आप अपने खेत के आगे बोर्ड लगा दीजिए, बड़का बोर्ड लगवा दीजिए अधीर रंजन जी, समूचा बड़ा लंबा चौड़ा बोर्ड लगवा दीजिए कि हम कोऑपरेटिव फार्मिंग के विरोधी हैं, हम नहीं देंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोधी हैं। इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? किस बात का विरोध है? आपको बता दे रहे हैं, अभी बिहार पर भी आ रहे हैं, अभी तुरंत सुन लीजिए, बिहार पर भी आ रहे हैं। बिहार का आपको इतिहास बता देते हैं, आपको कुछ पता नहीं है। महोदय अभी बिहार की बात पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आप सुन लीजिए। अरे बैठो ना यार, बिहार में बैठिए ना, मालूम बैठिए, है, वो बोलने दीजिए उनको, आप अपने टर्न पे बताइएगा। जी सुनिए, बिहार की बात अधीर रंजन जी ने पूछी। बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एपीएमसी 2006 में समाप्त कर दिया, और 2006 में जब उन्होंने समाप्त किया, उसके बाद का परिणाम आपको हम बता दें। बैठिए, आप भी मानते हैं ना दाम नहीं मिलता, तो व्यवस्था कर रहे हैं। बैठिए बैठिए बैठिए, उसके प्लीज बाद बैठिए, सुनिए, आप अपने टर्न पे बोलिएगा। क्या पता, उनको कुछ नहीं पता बैठिए, है, आप हवाबाजी में है। बैठिए नॉट और राइट। उसके बाद महोदय एपीएमसी खत्म करने के बाद बिहार में उत्पादन बढ़ा, और बिहार में उत्पादन ही नहीं बढ़ा, अधिप्राप्ति भी बढ़ी। पहले जहां हम 4 लाख 5 लाख मीट्रिक टन का अधिप्राप्ति करते थे, आज 45 लाख टन का अधिप्राप्ति कर रहे हैं हम। ये कह रहे हैं नहीं मिल रहा है। बिहार में 2006 में जब एपीएमसी समाप्त किया गया, उसके पहले वो भ्रष्टाचार का अखाड़ा था। वहां के कृषि बाजार समिति के सचिव के पदस्थापन के लिए लाखों लाख रुपए की बोली लगती थी, जो हाईएस्ट बीडर होता था उसकी पोस्टिंग होती थी। ये था बिहार का हालत। और उत्पादन ये पूछ रहे हैं अभी क्या हुआ है, मैं इनको बताऊं। मक्का का उत्पादन 135% बढ़ा एपीएमसी समाप्त करने के बाद। धान का उत्पादन 119% बढ़ा एपीएमसी समाप्त करने के बाद। गेहूं का उत्पादन 118% बढ़ा एपीएमसी समाप्त करने के बाद। और मछली पहले आंध्रा का, वहां 90% मछली आंध्रा से जाता था, आज 20% मछली भी आंध्रा से नहीं जाता है, बिहार की मछली बिहार में बिकती है। ये एपीएमसी समाप्त करने के बाद का परिवर्तन है, अधीर रंजन जी आपको बता दें। तो इसलिए अब आपको बता दें, अब आपको ये भी बता देते हैं, अभी बता देते हैं। अधीर रंजन जी पूछ रहे थे ना, सुनिए ना, वही है कृषि बाजार समिति, वो रखे। अरे वो रखे, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन है, किसानों को ऑप्शन है, बैठिए, वो किसानों को ऑप्शन है। और वो सुनिए महोदया, ओहो ए बद्योड़ी जी, अरे भाई बोलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? रमेश जी बैठिए प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए, राजीव जी को अपनी बात कहने दीजिए। महोदया इनको बताएं कि बिहार को अब तक 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है एपीएमसी समाप्त करने के बाद। और 2011-12 में इनकी सरकार थी। ये पूछ रहे थे अभी हमसे कि बिहार में क्या हुआ। 2011-12 में चावल में देश में सर्वश्रेष्ठ पैदावार के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला बिहार को। 2012-13 में गेहूं में मिला, 2015-16 में मक्का में मिला, 2016-17 में मक्का में मिला, और 17-18 में गेहूं में कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को प्राप्त हुआ है। 2 मिनट महोदया, तो इसलिए ये स्थिति है। अधीर रंजन जी आपको बता दें, ये है, और आपकी ही सरकार में मिला है। अब वैसे करते रहिए, वो तो आपका आदत है, वो तो वैसे ही करते रहिएगा। अभी तो आप भाषण दे रहे थे, भाषण देते देते क्या कहे, ब्राह्मण और चंडाल। क्या आपकी सोच है भाई कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है? कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है? इन्होंने कहा कि धरना में और किसान आंदोलन में ब्राह्मण और चंडाल दोनों है। वाह, आपकी सोच का दाद देना होगा कि आपको ब्राह्मण और चंडाल, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप।
आपका 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 दाद देना दिस होगा। विल ये चंडाल शब्द रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। अधीर रंजन जी ने कहा ना, अधिरंजन जी की व्यवस्था अभी नहीं बोल रहे हो हैं। गई होगी। मैं अभी हम नहीं अभी बोल की रहे हैं। व्यवस्था जातिवादी सोच है अधीर रंजन जी का। मैं वो मानते हैं, रिकॉर्ड चंडाल देख को छोटा लेंगे। मानते हैं, निम्न मानते हैं, उस नीचा समय- मानते हैं। उस समय स्पीकर महोदय कुर्सी पर बैठे थे, उसकी व्यवस्था उनकी तरफ से हो गई होगी। मैं अभी क्योंकि राजीव जी बोल रहे हैं इसलिए ये रिकॉर्ड पे नहीं हाँ, तो जाएगा। वो अगर रहेगा मैडम तो ये भी रहेगा। नहीं नहीं वो भी नहीं रहेगा और हाँ, ये बता वो दे मेरे रहे को हैं। लगता है वो वो नहीं रहेगा। तो ये भी रहेगा। वो अनपार्लियामेंट्री है, वो नहीं रहेगा। और अब आप बताइए मैडम, जी इन्होंने इतना लंबा भाषण दिया, 26 जनवरी में जो कुछ हुआ उसका एक बार भी कंडेम किया इन्होंने? नहीं किया। इन्होंने कहा कि ये हुआ वो हुआ, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। 26 जनवरी को जो हुआ वो देशद्रोह था, देशद्रोह था। और वही नहीं किन तत्वों को आप घुसा रहे हैं? अभी 6 फरवरी को जो बंद था, हमने देखा टीवी पर, लुधियाना में प्रदर्शन हो रहा था और भिंडरा वाला का झंडा फहराया जा रहा था। कौन सा आंदोलन आप करना चाहते हैं? कौन सा आंदोलन आप इस देश में चलाना चाहते हैं? कौन सा देश में टुकड़ा करना चाहते हैं? आप बार बार बात करते हैं सीए की, आप सीए की बात करते हैं, वहीं से आपको चस्का लगा है क्या? तो वो चस्का में कहीं अगर लगा है तो भूल जाइए। इस बार बड़ा सख्ती में है लगता है प्रधानमंत्री जी, कुछ सुनने वाले नहीं है। और बात करने के लिए आपने कहा, बात करने के लिए कब मना किया सरकार ने? सरकार ने कभी बात के लिए करने के लिए मना नहीं किया। जिस बिल के किसी भी प्रावधान पर राजीव जी अगर एक मिनट नहीं समय अवधि बढ़ानी, आप 2 मिनट बैठिए। Honorable members, I have a long list of speakers.